हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका एफसीआई AG3 का एग्जाम है, इसके लिए हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपको हर रोज जो है वो आपको डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम हर रोज आपके साथ 10 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं और उनको इस तरह से डिस्कस करते हैं डिटेल में, जैसे कि आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में आपका सिलेबस वाला जो पोर्शन है वो भी कवर अप हो जाता है। तो वैसे ही जो आपका एफसीआई AG3 का एग्जाम है, इसके लिए आपको पता है कि आज का डे जो है वो हिस्ट्री का रहता है और आज जो हिस्ट्री का है उसमें हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होंगे, आज हम इनको जो है वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके और एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और जिसके आने की पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है आपके एफसीआई AG3 एग्जाम में, वो क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए ये रहेंगे। बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन, कोई भी आपका लेक्चर जो है वो मिस ना हो, तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक सेशन की यहाँ पे PDF जो है वो आप तक पहुंचे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज्यादा कोई क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर पर जो है वो कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आपकी सीरीज रहेगी फ्री यूट्यूब सीरीज का, इसका शेड्यूल आपके पास है, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हम उनको बता देते हैं कि आपका जो ये रहेगा वो मंडे टू फ्राइडे डेली 2 बजे जो है वो आपको ये वीडियो देखने को मिलती है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा एफसीआई AG3 के। यहाँ पे आपको डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टीचर्स जो है अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे आपके साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और देखिए, बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की कैपिटल के बारे में। तो देखिए, मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल है, अगर हम इसकी बात करें तो आपके डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए है आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है आपका तक्षशिला, ऑप्शन सी है आपका कलिंगा, ऑप्शन डी है आपका उज्जैन, ऑप्शन ई है आपका राजगृह। तो ये आपके पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका इसका आंसर होगा, यानी कि मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल है वो कौन सी रहेगी। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा आपके इस गिवन क्वेश्चन का, कि जो पाटलिपुत्र है वो आपकी मौर्यन एम्पायर की जो है वो कैपिटल रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए पाटलिपुत्र, जिसको आप मॉडर्न नेम जो है पटना, जो कि आपके इस टाइम बिहार में जो है वो सिचुएटेड है। तो ये जो बिहार में है पटना, ये एंशियंट नेम जो था इसका था पाटलिपुत्र, और ये मौर्यन एम्पायर की जो थी वो कैपिटल थी। इट सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड वाज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता मौर्य's रेन। ठीक है, कि चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पर जो थी ये जो पटना है, यानी कि पाटलिपुत्र है, ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर हुआ करता था जब चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे वो उस टाइम के राजा थे, मौर्यन एम्पायर के जो थे वो किंगडम थे। ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, ये आपके रिलेटेड एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, विच एंशिएंट ग्रीक डिप्लोमेट एंड हिस्टोरियन लिव्ड एट द मौर्यन कोर्ट एंड रोट अबाउट इंडिया। कि कौन सा ऐसा एंशिएंट ग्रीक डिप्लोमेट है और हिस्टोरियन है जो कि मौर्यन कोर्ट में रहा और उसने भारत के बारे में जो है वो लिखा था, यानी कि उसने कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, इंडियंस के बारे में जो है वो उसने कुछ ना कुछ लिखा था। और वो बहुत ही फेमस डिप्लोमेट था, हिस्टोरियन था एक, जो कि मौर्यन कोर्ट में रहा करता था। अब अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो देखिए, ऑप्शन ए है आपका हेरोडोटस, बी है स्ट्रैबो, सी है मेगास्थनीज, डी है जेनोफोन और ई है प्लर्च। तो अब देखिए, यहाँ पे आपके 5 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। अब अगर हम बात करें उस सही आंसर की, जो कि उस डिप्लोमेट की जो कि आपका मौर्यन कोर्ट में रहा करता था, ठीक है, और इंडिया के बारे में जिसने लिखा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेगास्थनीज। अब देखिए, मेगास्थनीज कौन था? ये एक एम्बेसडर था सेल्यूकस का, जो कि आपका कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में रहा करता था, और इसका जो काम था इंडिका, ठीक है, जो इसने इंडिका जो जिसके ऊपर इंडिया के बारे में जो है वो लिखा, जिसका नेम उसने रखा था इंडिका,
जो कि हमें क्या करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मॉडर्न सोसाइटी की और एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि किस तरह से उस टाइम मॉडर्न सोसाइटी जो थी वो अपना काम करती थी, किस तरह से जो है वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभाला करती थी। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हमें कुछ ना कुछ क्लूज जो है वो देखने को मिलते हैं कि इस तरह से जो है वो मॉडर्न सोसाइटी काम जो था वो अपना करती थी। ठीक है, तो उसका सही आंसर रहेगा मेगास्थनीज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम से जुड़े हुए हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो है वो रहते हैं और आपके एग्जाम में आने की जो है वो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो मेगास्थनीज ये नाम जरूर आपने याद रखना है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर से जुड़ा है और यहीं से हमें जो है वो पता चलता है कि किस तरह का मौर्यन फंक्शन जो था वो वहां पे काम करता था, मौर्यन सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काम करता था। ठीक है, तो इसका नेम जो इसके काम का नाम था इंडिका, ये भी आपने याद रखना। देखिए हम डिटेल में आपको आंसर इसीलिए बताते हैं ताकि ये क्वेश्चन से आप 3-4 कंसेप्ट जो है वो समझें। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि अशोका's पॉलिसी ऑफ धमा वाज प्राइमरी एम्ड एट प्रमोटिंग, कि जो अशोका की पॉलिसी थी धमा जिसको आप कहते थे, उसका मेन एम क्या था, वो क्या प्रमोट करती थी। यानी कि अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए है मिलिट्री एक्सपेंशन, बी है सोशल हार्मनी एंड मॉरल वेलफेयर, सी है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, डी है रिलीजियस कन्वर्शन टू बुद्धिज्म, ई है साइंटिफिक एडवांसमेंट। तो ये आपके पास जो है वो 5 ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपके करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोशल हार्मनी एंड मॉरल वेलफेयर, की जो अशोकास का जो धमा था उसका मेन फोकस कहां था, उसका मेन फोकस ऑन प्रिंसिपल्स लाइक टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड गाइडेंस, एमिंग टू फोस्टर सोशल एंड मॉरल हार्मनी अक्रॉस हिज एम्पायर, की उसके अपने एम्पायर में क्या है कि लोगों का मेन फोकस कहां हो, अहिंसा की तरफ, यानी कि हिंसा ना करे, वायलेंस जो है वो क्रिएट ना करे, नॉन वायलेंस को फॉलो करे, टॉलरेंस को फॉलो करे, बड़ों की जो है वो रिस्पेक्ट करें यानी कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, काइंडनेस यानी कि हेल्पिंग नेचर जो है वो उनका रहे। ठीक है, तो उसका मेन जो था मतलब सोशल एंड मॉरल हार्मनी अपने पूरे एम्पायर में जो था वो फैलाना, ये जो था वो उसका मेन फोकस रहता था। ठीक है, तो ये जो है आपने याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है विच मौर्यन रूलर सक्सेसफुली डिफेंडेड इंडिया अगेंस्ट सेलेक्सिस वन निकेटर। ठीक है, कि सेलेक्सिस वन निकेटर जो आपका मतलब कौन सा ऐसा मौर्यन रूलर था। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सा ऐसा मौर्यन रूलर था। अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें, ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसारा, सी है अशोका, डी है दशरथा और ई है समुद्रगुप्ता, कि कौन सा ऐसा मौर्यन रूलर था जो कि हु डिफेंडेड इंडिया, ठीक है, जिसने भारत को जो है वो डिफेंड किया अगेंस्ट द सिलिक्स वन निकेटर। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो है वो इंडिया को बचाया, यानी कि इसके अगेंस्ट जो है वो इंडिया की तरफ से जो है वो लड़ा था। तो वो कौन सा मौर्यन रूलर था, उसका अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था सिलिक्स वन निकेटर को इन 305 बीसी। देखो यहां से हम डेट भी जो है हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एंड सिक्योर्ड टेरिटोरियल गेन्स इन एक्सचेंज फॉर 500 वॉर एलिफेंट। ठीक है, तो ये जो है वो आपका सही आंसर रहेगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अशोकास रिमोर्स आफ्टर द कलिंगा वॉर, कि यानी कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो कि हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंट ऑफ अशोकास रिमोर्स आफ्टर द कलिंगा वॉर, यानी कि कलिंगा वॉर के बाद जो भी मेन चीजें हैं जो हमें यहां से देखने को मिलती हैं, तो वो कौन सा है वो हमने बताना है। अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो आपका ऑप्शन ए है सांची स्तूपा इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी है रोक एडिक्ट, सी है बाराबर केव्स इंस्क्रिप्शन, डी है पिलर एडिक्ट 5, ई है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो ये आपके 5 ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, इसके करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो देखिए सही जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो ये जो रॉक एडिक्ट 13 था, इसने सबसे अच्छे तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किया था अशोकास सोरो
एंड रिमोर्स आफ्टर द डिवास्टेटिंग कलिंगा वॉर। ठीक है, कलिंगा वॉर के बाद जो भी अशोका का सोरो ग्रीफ जो भी था वो सारा जो है वो रॉक एडिक्ट 13 ने जो है वो डिस्क्राइब करा था, विच लेड हिम टू एम्ब्रेस धमा एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, जिसकी वजह से अशोका जो थे वो धमा के लिए प्रेरित हुए और नॉन वायलेंस को जो है वो उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, और वो चाहते थे कि पूरा जो एम्पायर है वो भी नॉन वायलेंस की यानी कि अहिंसा की तरफ जो है वो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मॉडर्न एस्पियोनेज सिस्टम एज मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र। ठीक है, कि क्या नेम है मॉडर्न एस्पियोनेज सिस्टम का जो कि अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपने उस मॉडर्न एस्पियोनेज सिस्टम के बारे में जो है वो बताना है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए है दूतास, ऑप्शन बी है अमत्यास, ऑप्शन सी है संस्थनिक्षा, ऑप्शन डी है गुदा पुरुषास, ऑप्शन ई है प्राश्ती। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है कौन सा सही है, कौन सा उस मॉडर्न एस्पियोनेज सिस्टम का नेम है जो कि अर्थशास्त्र में जो है वो मेंशन किया गया है, अर्थशास्त्र में जो है जिसके बारे में बताया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट आंसर की, तो वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राश्ती। तो ये जो प्राश्ती है ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि जो देखिए जी देखिए सॉरी ऑप्शन डी है आपका, तो आपका जो गुद्दा पुरुष है वो आपका जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है यहाँ पे। तो गुद्दा पुरुषास यानी कि ये वो स्पाइस थे जिसको मेंशन किया गया था अर्थशास्त्र में। ठीक है, जिन्होंने काफी क्रूशियल रोल जो है वो प्ले किया था इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो उनको जो है वो गुद्दा पुरुषास कहा जाता था, उस सिस्टम को जो है वो गुद्दा पुरुषास कहा जाता था। तो जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि रो होता है ना, इंटेलिजेंस होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है, तो वैसे ही उस टाइम पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे गुद्दा पुरुषास हुआ करते थे, वो स्पाई हुआ करते थे जिनको अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है, जिन्होंने ये सब काम किया यानी कि सिक्योरिटी का मेंटेन, इंटरनल सिक्योरिटी, कोई इंटेलिजेंस बाहर से कोई इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करना है ना, तो ये सारा काम जो था वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में गुद्दा पुरुषास जो है वो किया करते थे। ठीक है, तो ये जो था वो वहां पे मॉडर्न एस्पियोनेज सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, जो कि मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके यानी कि गुप्तचर जिसको आप कहते हैं, स्पाई जिनको कहते हैं ना, तो ये जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है ये आपके रिवेन्यू से रिलेटेड है कि मॉडर्न एम्पायर में जो रिवेन्यू सोर्स था वो कौन सा था, सबसे मेन जो सोर्स था। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कि व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट रिवेन्यू सिस्टम द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जो मेन आपका रिवेन्यू सिस्टम हुआ करता था, सोर्स ऑफ रिवेन्यू सिस्टम हुआ करता था, वो क्या है। अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शंस की, यानी कि आपके यानी पहले हम आपके गिवन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए है आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ऑप्शन बी है ट्रेड टैक्सेस, ऑप्शन सी है लैंड रिवेन्यू, ऑप्शन डी है ट्रिब्यूट फ्रॉम कनकर्ड रीजन्स, ऑप्शन ई है सॉल्ट टैक्स। तो ये 5 ऑप्शंस जो है वो गिवन है आपके, तो आपने बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो देखिए मौर्यन एम्पायर के टाइम पे वैसे तो स्टेट रिवेन्यू का जो सोर्सेज थे वो बहुत से थे, अलग अलग सोर्सेज थे, लेकिन आपको मेन सोर्स की बात की गई है, जो सबसे मेन जो है वो आपका सोर्स रहता है, यानी कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं आपके सही आंसर की। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैंड रिवेन्यू। यानी कि लैंड रिवेन्यू जो था वो ऐसा मेन सोर्स था जहां से जो है वो स्टेट को रिवेन्यू आता था, यानी कि मौर्यन एम्पायर को जो जहां से मेन जो पैसे या फिर आप बोल सकते हैं कि रिवेन्यू या कैपिटल जो जहां से जनरेट होती थी, दैट इज फ्रॉम लैंड रिवेन्यू। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो लैंड रिवेन्यू था, ठीक है, इट इज कलेक्टेड एज अ शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि ये कलेक्ट किया जाता था एज अ शेयर। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ करता था उसका एज अ शेयर जो था वो इसको कलेक्ट किया जाता था, एंड इट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मॉडर्न स्टेट। यानी कि एक इस तरह का जो है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था जो कि मॉडर्न स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और मॉडर्न स्टेट के टाइम पे जो था वो ये कैपिटल यहाँ से जो है वो जनरेट होती थी, रिवेन्यू जो है वो यहाँ से जनरेट हुआ होता था। क्लियर, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच मॉडर्न रूलर वाज रेफर्ड टू एज
अमित ग्रहता यानी कि स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है, बाय ग्रीक सोर्सेज। अब देखिए अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो आपका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसारा, ऑप्शन सी है अशोका, ऑप्शन डी है बृहत्रता और ई है दशरथा। तो ये देखिए आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि कौन सा ऐसा मौर्यन रूलर है जिसको एज अमित ग्रहता जो है वो मेंशन किया गया है, रेफर किया गया है, यानी कि स्लेयर ऑफ एनिमीज जो है वो रेफर किया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये पहले भी अदर एग्जाम्स में जो है वो पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं आपके सही आंसर की, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिंदुसारा। अब देखिए जो बिंदुसारा था ये कौन था, जो बिंदुसारा था ये सेकंड मौर्यन एम्परर था जिसको रेफर किया गया एज अमित ग्रहता बाय ग्रीक सोर्सेज हाईलाइटिंग हिज मिलिट्री प्रॉस, ठीक है, कि अपने मिलिट्री प्रॉस की वजह से इतना फेमस था, इतना हाईलाइटेड था कि इसको रेफर किया गया एज अ स्लेयर ऑफ एनिमीज एज अ अमित ग्रहता, ठीक है। तो ये आपका जो बिंदुसारा है, ठीक है, जो सेकंड मौर्यन एम्परर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो आपका रखता है मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। और अमित ग्रहता वाला जो क्वेश्चन है ये आप ऑलरेडी पहले भी किसी एग्जाम्स में जो है वो पूछा गया है और हो सकता है कि आपके इस FCI AG3 एग्जाम में भी पूछा जाए, इसलिए जो है वो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जो है वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है वो आपके लिए रहता है। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कि कौन सा ऐसा जो है वो टेक्स्ट है, कौन सी ऐसी बुक या कौन सा ऐसा लेखन है जो कि डिटेल में हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था मौर्यन एम्पायर का उसके बारे में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मौर्यन एम्पायर जो है वो हमें कौन सा ऐसा सोर्स है, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो कि हमें बताता है। तो अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए है आपका इंडिका, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है महाभारत, ऑप्शन ई है उपनिषद। तो ये देखिए आपके पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कौन सा जो टेक्स्ट है वो आपका सही आंसर रहेगा गिवन क्वेश्चन का। तो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको पता है कि हमें बहुत सी चीजें भी देखने को मिली है, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड चीजें हमें जानने को मिली हैं। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जहां पे हमें मौर्यन एम्पायर का जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी हमें मालूम होता है, हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर? अब देखिए जो अर्थशास्त्र है दैट इज एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ठीक है, दैट ऑफर्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि यहां से हमें और क्या क्या चीजें जो है वो पता चलती हैं अर्थशास्त्र से। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमें पता चलता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पता चलता है, उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजीज और स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में पता चलता है जो भी आपके मौर्यन एम्पायर की रहती हैं। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य यानी कि चाणक्य। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किससे एट्रीब्यूटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो मेन कौन से एम्पायर की जो है वो सबसे ज्यादा डिटेल हमें बताता है, सबसे ज्यादा फीचर्स जो है वो कौन से एम्पायर की हमें देखने को मिलती है, तो आपने याद रखना है मौर्यन एम्पायर। क्लियर? तो ये जो है वो आपने जानकारी याद रखनी, बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है वो ये रहेगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, Which of the following officer in the Mauryan Empire was responsible for managing the forest? कि कौन सा ऐसा ऑफिसर था मौर्यन एम्पायर का जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉरेस्ट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए कौन सा ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल था। तो अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है आकाश पटलाध्यक्ष, बी है लवानाध्यक्ष, सी है वनध्यक्ष, डी है पांड्याध्यक्ष, ई है सीताध्यक्षा। तो ये आपके 5 ऑप्शंस जो है वो गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है और कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है यानी कि वनध्यक्ष, ये जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि जो वनध्यक्ष है वो क्या था, वो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट हुआ करता था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो कि मैनेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड देयर यूज, ठीक है। कि जैसे आज देखो आप फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं हमारे पास, है ना, ब्लॉक ऑफिसर्स होते हैं, DFOs होते हैं, तो वैसे उस टाइम पे जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट हुआ करता था वनाध्यक्ष, ठीक है, जिसको हम कहते थे वनाध्यक्ष से रिप्रेजेंट करते थे। और ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जो है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज और किस तरह से उनको यूज करना है
ये सारी चीजें जो है वो मैनेज करता था वन अध्यक्षा। ठीक है, आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है वन अध्यक्षा, तो वन यानी कि जंगल यानी कि फॉरेस्ट, और उसका अध्यक्ष यानी कि उसका जो आपका मेन बंदा हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है वो आपने याद रखना है। तो ये आज के हमारे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, और हमने इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करा आपके साथ, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड आपका हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और आप चाहते हैं कि आपका इसी तरह से जो है वो सेशन कोई भी मिस ना हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर एक सेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर कॉल कर जो है वो हमें अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। क्लियर गाइस? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।